Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, one of the major chapter of botany. For today's lecture we are going to discuss stamen, microsporangium and pollen grain in detail. Now, the entire presentation is done beforehand so as to cut down time. You just follow the part which I teach. Let's quickly begin. The male reproductive part of a flower is called as a stamen. Stamen is also called as androecium. It is also called as microsporophyll. ये तीनों भी नाम सेम है. Next, parts of a stamen. Stamen is consisting of the long and slender. Slender means thin part which is called as filament, which is also called as a stalk. And the upper swollen part which is called as anther. अभी एंथर के स्ट्रक्चर को देखो. एंथर में ना दो लोब्स होते हैं. That is why anther is called as bilobe. And inside each lobe of anther, it shows the presence of two theca. Theca is like chamber. That is why it is also called as dithecous. Now, if I take a transverse section, अगर एक एंथर को हम लोग हॉरिजॉन्टली कट करें, कट करने के बाद उसके कट एंड्स को सेपरेट करें, तो नीचे वाला जो कट सरफेस है ना, वो हमको ऐसा दिखेगा. नाउ उस कट सरफेस में यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया which develops into pollen sacs. So remember total how many pollen sac you can see? 1, 2, 3, 4. And inside these pollen sacs, these yellow colored tiny pollen grains are produced. Then we see this longitudinal groove. ये लंबा सा गैप हमको दिख रहा है. यानी कट सरफेस को अगर हम लोग देखें ना, तो उसमें 4 पोलन सैक्स ऐसे हैं और ये कर्व आया, फिर अंदर की तरफ गैप है, फिर नेक्स्ट चेंबर, ओके, फिर नेक्स्ट चेंबर और गैप. तो ये जो साइड में जो लंबा सा लेंथ वाइज जो ग्रूव है ना, दैट इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस. डेहिसेंस का मतलब होता है टू रप्चर. दैट मीन्स टू ब्रेक. It is along this line that the entire anther will rupture so that pollen grains are released. ये याद रखने का. Anyway, अब ये वाला कट सरफेस को हम लोग काफी ज्यादा जूम करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, and that is how it looks like. This diagram is called as a transverse section of anther. Now in transverse section, transverse means horizontal section of anther, we are supposed to know 4 important layers. बाहर से होते हुए अंदर की तरफ, एकदम बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस. सो इस पूरे डायग्राम में जो व्हाइट कलर का लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. उसके बाद सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम. सो यू सी द येलो कलर का लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम. देन वी हैव मिडल लेयर्स, दैट इज द ब्लू कलर्ड लेयर, एंड द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज टेप्टम. अब ये 4 में से आउटर 3 लेयर्स का फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस. यानी ये क्या करता है ना, एंथर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी अदर एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, ओके, और डेहिसेंस भी करवाता है. डेहिसेंस यानी रप्चर, फटना, ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर निकल सके. एमसीक्यू के तौर पे ये भी पूछा जाता है, टेपटम का क्या फंक्शन है. टेपटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द पोलन ग्रेन. That is first point. Second MCQ you should know, tapetum consists of more than 1 nucleus. इसके हर एक सेल में एक न्यूक्लियस से ज्यादा होता है. मूविंग ऑन, ये चारों भी लेयर को अच्छे से याद रखना. बाहर वाले लेयर का नाम एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर और एकदम अंदर वाला लेयर टेप्टम. अब ये चारों में यू कैन सी टेप्टम एकदम कॉर्नर वाला, और अंदर की तरफ जो ग्रुप ऑफ सेल दिख रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलेंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनस टिश्यू. इस स्पोरोजीनस टिश्यू में से हर एक सेल को, किसी भी एक सेल को बोलने का एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसका दूसरा नाम है पीएमसी, पोलन मदर सेल. एमसीक्यू के हिसाब से याद रखो, ये सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं. डिप्लॉयड यानी दे हैव डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब इनमें से समझो एक एमएमसी, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को बाहर निकाला, यानी ये सब में से एक सेल को बाहर निकाला,
उसमें होगा मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 होगा तो एक सेल डिवाइड हो जाएगा 2 में, फिर उसमें होगा मियोसिस 2। सो 2 से मुझे मिलेंगे 4 सेल। इन चारों सेल्स को मैं बोलूंगा माइक्रोस्पोर्स, और क्योंकि ये 4 है इसलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं। These microspores generally are also referred to as pollen grains. Now, here the point that you have to remember is कि इनमें से हर एक पोलन ग्रेन को जूम करके देखें तो ऐसा दिखेगा, और जब ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन अंदर बन जाते हैं तो ये पूरा एंथर ये कॉर्नर से फट जाता है। So in this diagram what you can see is a dehiscence, that means the anther will rupture और सारे पोलन ग्रेन्स निकल आते हैं। अब हर एक पोलन ग्रेन को जूम करके देखो तो तुम क्या पाओगे कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्साइन एंड द इनर मोस्ट व्हाइट कलर का पतला सा लेयर विच इज कॉल्ड एज इंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मटेरियल कॉल्ड एज स्पोरोपोलन इन। स्पोरोपोलन इन ऐसा कड़क मटेरियल है विच इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, which is resistant to acidity and which is resistant to alkaline conditions। ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलन इन मटेरियल को तोड़ सकता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाहर वाला लेयर स्पोरोपोलन इन का क्यों बना है, ताकि वो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट, रिमेंबर एक्साइन यू कैन सी कांटे जैसा है। सो दिस एक्साइन कैन बी स्पाइनी एंड दिस एक्साइन कैन बी स्मूथ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। समझो ये पोलन ग्रेन को अगर कोई इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा तो उसका एक्साइन विल बी स्पाइनी। व्हाई इट विल बी स्पाइनी? सो दैट वो इंसेक्ट्स के पीछे चिपक सके और वो इंसेक्ट इस पोलन ग्रेन को उड़ा के किसी और फ्लावर पे डिपॉजिट कर सके। और समझो ये पोलन ग्रेन को अगर कोई विंड लेकर जा रहा है, इफ इट इज विंड पॉलिनेटेड, ओके, तो उसका जो एक्साइन है दैट विल बी स्मूथ। उसमें यू विल नॉट फाइंड दीज प्रोजेक्शंस बिकॉज विंड में यू डोंट नीड दिस प्रोजेक्शंस टू गेट अटैच्ड टू। Moving on, the innermost layer is called as intine. Intine is made up of cellulose and pectin. ये दोनों भी याद रखो, important from neat point of view. Then, if you notice, exine is discontinuous. उसमें बीच बीच में खड्डा है, okay? इस खड्डे को बोलने का germ pore। क्या बोलने का? germ pore। पूरे पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना है सर? 25 to 50 माइक्रोमीटर। How much? 25 to 50 माइक्रोमीटर। इस पोलन ग्रेन को और डिटेल में देखते हैं। उसमें तुमको न्यूक्लियस दिखेगा, वैक्यूल्स दिखेंगे एंड द जेली लाइक मटेरियल साइटोप्लाज्म। अब ये पोलन ग्रेन सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसके साथ हो रहा है माइटोसिस। देखिए यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। किसका? न्यूक्लियस का। तो जैसे ही माइटोसिस हो जाएगा ना तो सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियस में, और जो पूरा का पूरा जो सिंगल सेल था उसमें पार्टीशन आ जाएगा और 2 सेल क्रिएट होते हैं। जो बड़ा वाला सेल है दैट इज कॉल्ड एज ए ट्यूब सेल, आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाले सेल को हम लोग बोलेंगे जेनरेटिव सेल। एमसीक्यू, जेनरेटिव सेल का शेप कैसा है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप तू समझ रहा है ना, बीच से मोटा होगा और दोनों भी एंड से पतला होगा। ये याद रखना, बड़े वाले सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। इसका शॉर्टकट टीवी याद रखो। घर में टीवी जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, टीवी बड़ा होता है, रिमेंबर। यानी ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल बड़े वाले सेल का नाम है। नेक्स्ट, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स आर शेड ऑफ एट 2 सेल्ड स्टेज। यानी इस पूरे एंथर में से जब पोलन ग्रेन निकलता है, समझो ये एक पोलन ग्रेन निकला, ये अब इसको जूम कर देते हैं, तो ये जो पूरा पोलन ग्रेन है ना, जब ये 2 सेल्ड स्टेज का रहता है ना, तब वो एंथर को छोड़ के निकल जाता है इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब इसके आगे क्या होता है ना कि इसके जर्म पोर से लंबा सा पोलन ट्यूब निकलता है। उस पोलन ट्यूब में सबसे पहले जो न्यूक्लियस जाता है ना, ओके, दैट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस, और ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे चल के मर जाता है, डीजेनरेट्स, ओके। और फिर जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है, जैसा कि उसका नाम है जेनरेटिव, अभी भी कुछ जेनरेट करना बाकी है, तो इसमें दोबारा माइटोसिस होता है और ये 2 मेल गैमेट्स बना के देता है। ये दोनों भी मेल गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये पूरे सिनेरियो में नीट के हिसाब से खतरनाक इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर कि एक मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, सर ये मेल गैमेटोफाइट क्या है?
इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, जहां पे एक पोलन ग्रेन जब फीमेल पार्ट पे स्टिग्मा पे सेटल होता है और जर्मिनेट होता है, so this pollen grain with pollen tube with two male gametes, degenerating tube nucleus and the cytoplasm together is called as male gametophyte. इस मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए माइटोसिस कितनी बार हुआ? 2 बार। और मियोसिस कितनी बार हुआ? देख, मियोसिस 1 और 2, इसको गिनने का एक ही बार, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो मियोसिस 1 बार हुआ। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, हमारे एडवांस लेक्चर्स में हम लोग इस बारे में एक अलग ही लेवल पे बात करेंगे। दिस पॉइंट सेज दैट कि एक मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए इट इन्वॉल्व्स 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। मूविंग ऑन, अब ये जो पोलन ग्रेन है, जैसे किसी हिबिस्कस फ्लावर ले लो तुम, ओके, उसके ऊपर अगर एंथर को टच करोगे तो येलो पाउडर हाथ में लग जाता है, उसमें से हर एक डस्ट लाइक पार्टिकल इज पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का नुकसान भी है। इससे नुकसान ये पहुंचता है कि इट कैन कॉज एलर्जी, इट कैन कॉज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक मींस लॉन्ग टर्म डिजीज, ब्रोंकाइटिस इज, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, एंड इट कैन कॉज अस्थमा। पोलन एलर्जी का सबसे खतरनाक एग्जांपल एनसीईआरटी के हिसाब से है, एक ग्रास है जिसका नाम है कैरेट ग्रास, उसको पार्थेनियम भी बोलते हैं। ये हमारे देश में आ गया अलोंग विथ द व्हीट विच वाज इंपोर्टेड। हमने जो गेहूं इंपोर्ट किया ना दूसरे देश से, सो उस गेहूं के साथ साथ में ये घास भी थोड़ा बहुत आ गया जिसका नाम है कैरेट ग्रास और पार्थेनियम। और ये कैरेट ग्रास और पार्थेनियम, इसके जो पोलन ग्रेन्स है ना, ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलर्जी। एंड ये हमारे व्हीट के इंपोर्ट के साथ इट केम एज अ कंटामिनेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स के फायदे भी है। इट कैन बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है। इट कैन बी यूज्ड इन टैबलेट्स एंड सिरप्स आल्सो। Many a times pollen grains are used to improve the performance of athletes and race horses also. Next, viability. Viability is the ability to survive and the ability to function. हर पोलन ग्रेन का वायबिलिटी अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। राइस एंड व्हीट के पोलन ग्रेन्स का वायबिलिटी 30 मिनट्स है, यानी वो पोलन ग्रेन अगर एक बार निकला बाहर तो 30 मिनट तक ही सर्वाइव और फंक्शन कर पाएगा, उसके बाद उसका फंक्शन नहीं हो पाएगा। नाउ 3 फैमिलीज, शॉर्टकट SLR, सोलानेसिए, लेग्यूमिनोसिए एंड रोजासिए। सुना तूने? सोलानेसिए, लेग्यूमिनोसिए एंड रोजासिए, ये 3 अलग अलग फैमिलीज के प्लांट्स में जितने भी पोलन ग्रेन है ना, उनका वायबिलिटी महीनों तक रहता है, इट इज फॉर मंथ्स। लास्ट पॉइंट, जिस तरह से हम लोग स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं, सीड को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर किया जाता है एट टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। नीट में पूछेंगे हाउ मच? -196 डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह से वी कैन क्रिएट, जैसे सीड बैंक होता है जहां सीड स्टोर होता है, वैसे ही वी कैन हैव पोलन बैंक्स आल्सो। So well students, that's all about this lecture where we are talking about the male reproductive part of a flower. I hope ये lecture yo-yo bio तुझे समझ में आए। Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you for connecting to this wonderful channel. Thank you everyone.